जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 18 अप्रैल 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम वो सभी न्यूज को कवर करने वाले हैं जो एग्जामिनेशन के लिए आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का गाइज स्पेशल पेड बैच आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुरंत फोन घुमाओ इन नंबर पर और बैच को ज्वाइन करो। क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की आपकी प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। इवन राजस्थान, हरियाणा या छत्तीसगढ़ से भी बिलोंग कर रहे हो, तुरंत कॉल कर दो। और अगर आप बताओगे कि आप रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर्स को फॉलो करते हो तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। और ये है आज के टॉपिक्स जो हम कवर करने वाले हैं, तो फटाक से जाओ और पेन और पेपर लेकर आओ। टॉपिक्स मैं आपको समझाऊंगा, उसको ध्यान से समझना है। टॉपिक्स के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपके बनवाऊंगा वो आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। राइट। और आगे बढ़ने से पहले, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा, और आपके मैं कमेंट्स पहले देखूंगा कि आपने क्या क्या आंसर्स लिखे हैं। कोई किसी का कोई डाउट तो नहीं है, किसी ने कुछ चीज पूछी तो नहीं है? आइए देखते हैं। प्रीति मिश्रा, वेरी गुड, रेगुलरिटी मेंटेन्ड है सभी की। श्रेया तिवारी बहुत बढ़िया। ईशा ठाकुर बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर्स लिख रहे हैं। प्राची वर्मा बहुत बढ़िया, बहुत फैंटास्टिक। अंजलि सिंह बहुत शानदार। शगुन सिंह वेरी गुड। पायल भारती वेरी गुड। आयुषी सिंह, सभी लोग जो है वो आंसर्स जो है वो देते आ रहे हैं। आयुष गुप्ता बहुत बढ़िया। रोहित गुप्ता बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सभी लोग। जय सिंह जी का एक क्वेश्चन जो है वो है, और एक आज ही पहला उनका कमेंट है हमारे, मेरे ख्याल से नया नए स्टूडेंट है, अभी कमेंट किया है। अच्छा, मार्च 2025 से बना रहे हैं डेली करंट अफेयर्स। वेरी गुड। जय सिंह, ट्राई करना कमेंट्स पे आंसर लिखने की। इन्होंने ये पूछा है कि सर, मेरे मार्च के करंट अफेयर्स कुल 17 से 20 पेजेस में कवर हो गए हैं, क्या ये अप्रोच सही है? बिल्कुल सही है, बट ट्राई करो और शॉर्ट करने की, क्योंकि उसका मैं रीजन आपको बता रहा हूँ। भाई, 365 दिन एक साल के हैं, 1.5 साल के आपको नोट्स बनाने, 300-400 पेज के अगर करंट अफेयर्स के नोट्स बनेंगे तो रिवाइज कैसे करोगे? तो सिर्फ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन रखो, ज्यादा से ज्यादा आधे पेज के, 1/4 25, पहले एक पेज में 4 दिन के नोट्स आपके बन जाने चाहिए। राइट। बहुत शॉर्ट नोट बनाओ, जितनी चीज मैं आपको बोलता हूँ काम की, सिर्फ उतनी चीज ध्यान में रखो, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स टॉपिक रिपीट होते हैं और जनरल स्टडीज के मेनली टॉपिक्स होते हैं। तो जीएस के नोट्स अलग बनाओ, करंट अफेयर्स के अलग बनाओ। जो मैं अप्रोच आपको बताता हूँ उसको बस फॉलो करो। बहुत बढ़िया, बाकी सही कर रहे हो, धीरे धीरे करके डेवलप हो जाएगी ये प्रैक्टिस भी, अभी तो शुरुआत है। और निहारिका वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत शानदार, सभी लोग के आंसर्स जो है वो आए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, और अब अपन शुरू करते हैं टॉपिक को। ये पूरे टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। बहुत ध्यान सुनना, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी टॉपिक के अंदर वो मैं आपको बताता चलूंगा, वो आपको नोट डाउन करते जो है वो चलना है। तो आइए, हमारा जो पहला टॉपिक है इस पर जो है वो हम लोग चर्चा करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑनरेबल प्रेसिडेंट के एसेंट और फेडरल बैलेंस से रिलेटेड ये टॉपिक है। फेडरल बैलेंस क्या होता है? फेडरल सिस्टम है ना हमारे यहाँ, कॉजी फेडरल जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं, यानी कि दो या दो से ज्यादा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसी को बोलते हैं ना फेडरल गवर्नमेंट। तो ये पॉलिटी की का टॉपिक है। जीएस पेपर 2 के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी एक रीसेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, उसके बाद और भी रेलिवेंट हो गया है ये टॉपिक एग्जामिनेशन के लिए आपके। 8 अप्रैल 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया गाइस, जो आर्टिकल 200 और 201 से रिलेटेड है। ये आर्टिकल्स डील करते हैं स्टेट बिल्स पर गवर्नर और प्रेसिडेंट के रोल से रिलेटेड। तो ये टॉपिक क्या रिपीट हुआ है, कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स पे लिखकर कि ये टॉपिक रिपीटेड है कि नहीं? याद आ रहा है? मैं बोलता हूं आपको, हमेशा टॉपिक रिपीट होता है। अरे अभी हमने पढ़ा था इस टॉपिक कुछ दिनों पहले। तो आर्टिकल 200 क्या और 201 क्या है, अभी के अभी वीडियो को पॉज करो, नीचे कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर लिखकर बताओ, क्योंकि ये मैंने बोला था आपसे आपको पढ़ना है और मैंने पढ़ाया भी था इस टॉपिक को आपको। अब इस जजमेंट ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का और कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी की इंपॉर्टेंस को लेकर, कि भाई देखो, स्टेट का भी जो है वो ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप स्टेट अगर कोई कानून बनाने की कोशिश कर रही है और आप उसको जो है वो रोक के रख दो, है ना। और आर्टिकल 143 के रोल को भी पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया होता, पूरा टॉपिक A to Z जो है वो रिपीटेड है। तो मैं आपको फटाफट पूरे टॉपिक को एक बार रिवाइज जो है वो करवा देता हूँ। तो देखो यार, ऑनरेबल लिखने की जरूरत नहीं इस टॉपिक से रिलेटेड चीजों को, क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट को 3 महीने के अंदर डिसीजन लेना होगा। यस, या तो वो एसेंट दें या तो फिर विथहोल्ड करें, यानी कि उसको कैंसिल करें उस पर्टिकुलर बिल को। अब सुनना, आर्टिकल 201 के अंडर ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास
एब्सोल्यूट वीटो या पॉकेट वीटो नहीं होता। ये जजमेंट के अंदर मेंशन कर दिया, पॉकेट वीटो अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। याद आ रहा है, प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था। अगर 3 महीने से ज्यादा डिले होता है तो रीजन रिकॉर्ड करना होगा, बताना पड़ेगा भाई क्यों आप बिल को पास नहीं करने दे रहे हो, क्यों आप कानून बनाने नहीं दे रहे हो जो स्टेट गवर्नमेंट चाह रही है कानून बनाने के लिए, है ना। अब पॉकेट वीटो का एग्जाम्पल क्या भारत में है कोई? क्या कोई मुझे बता सकता है आज तक कोई पॉकेट वीटो का एक ऐसा बेस्ट एग्जाम्पल जो आपने अभी तक पढ़ा होगा? नहीं पता तो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पॉलिटी के अंदर आप ये पढ़ोगे, सिर्फ सुन लो। इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1986, ये पॉकेट वीटो में जो है वो चला गया था। ये एक ऐसा बिल था जो पॉकेट वीटो जब भी पढ़ते हैं तो ये बिल का जिक्र हमेशा जो है वो होता है। और इसलिए मैं बोलता हूं, आप हमेशा जो है वो एक चीज पर ध्यान दो, अपनी जनरल स्टडीज को स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर। उसके लिए मैंने आपको ऑप्शन दिए रखा है, इस नंबर पर कांटेक्ट करो, तुरंत क्लासेस जो है वो लेना शुरू करो। अब सुनना, गवर्नर्स की अकाउंटेबिलिटी आर्टिकल 200 के अंदर हम लोग को जो है वो क्या देखने को मिल रही है, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मेंशन किया। ध्यान सुनना, गवर्नर बिल को इनडेफिनेटली पेंडिंग नहीं रख सकते। यानी कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने गवर्नर के पास कोई बिल भेजा है कि भाई इस पर मोहर लगाओ, इस पर एसेंट दो अपना और कानून की पुष्टि करो, कानून बनाने की पुष्टि करो, तो गवर्नर अनलिमिटेड टाइम के लिए अपने पास जो है वो बिल नहीं रख सकते। ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी है, राइट। और गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करना होगा आर्टिकल 163 के प्रिंसिपल्स के तहत। अगर किसी बिल में स्टेट स्टेट का लेजिस्लेटिव प्राइमेसी है तो गवर्नर का रिजर्वेशन डिसीजन भी जुडिशियल स्क्रूटिनी के अंडर आता है। मतलब सिंपली, अगर गवर्नर अपने पास कोई बिल विथहोल्ड करके रख रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं, उस पर कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो जुडिशरी जो है वो उस पर हस्तक्षेप कर सकती है। अब कौन सा केस हम लोग को देखने को मिल रहा है कि फेडरल बैलेंस के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, तो केस याद रखने की जरूरत नहीं। वैसे शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस रहा है, और नबाम रबिया केस भी हम लोग को देखने को मिला है। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये टॉपिक मैं आपको याद करो, अभी कुछ दिनों पहले ही हमने इस टॉपिक को जो है वो कवर किया था, इन्होंने फिर से जो है ये टॉपिक हमें दे दिया है, राइट। बाकी और कुछ नहीं है गाइज इस टॉपिक के अंदर। जब बिल नेशनल यूनिफॉर्मिटी से रिलेटेड होगा तब ऑनरेबल प्रेसिडेंट डिस्क्रिशन यूज जो है वो कर सकते हैं, बट जुडिशियल रिव्यू तब भी एप्लीकेबल होगा। इवन अगर बिल ऑनरेबल प्रेसिडेंट की टेबल पे जाता है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट बिल से लेकर विचार जो है वो करेंगे, तो भी जो है वो जुडिशरी उस पर हस्तक्षेप कर सकती है, अपना रिव्यू जो है वो दे सकती है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट बिल को बार बार रिटर्न नहीं कर सकते। अगर बिल दोबारा पास हो जाता है तो स्टेट लेजिस्लेचर में विद और विदाउट अमेंडमेंट्स तो प्रेसिडेंट को फाइनल डिसीजन लेना होगा। अगर एसेंट रोका गया तो डिटेल्ड रीजन देना पड़ेगा कि क्यों ये बिल को पास नहीं होने दे रहे हैं। और ऑनरेबल प्रेसिडेंट का डिसीजन आर्टिकल 201 के अंडर भी जुडिशियल रिव्यू के स्कोप में आता है। एग्जीक्यूटिव ये डिसाइड नहीं कर सकता कि बिल कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, ये काम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, समझे आप। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया कि अगर प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल डाउट है, यानी कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट को लग रहा है कि यार कोई डाउट है, तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से डिस्कस करें सिंपली। तो आर्टिकल 143 का ओपिनियन जो है वो बाइंडिंग नहीं होता गाइस हालांकि, बट हाईली परसुएसिव माना जाता है। यानी कि भाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स जाकर अपना जजमेंट जो है वो दे सकती है। अब देखो एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, श्रीलंका में अगर गवर्नर को बिल पर कोई भी डाउट होता है तो वहां पर बताऊँ क्या होता है श्रीलंका के अंदर, वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट को रेफर करते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी होता है सेम। ऑनरेबल प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन लेते हैं, और अगर कोर्ट अपहोल्ड कर दे, यानी कि सही करार जो है वो कर दे, तो गवर्नर एसेंट देने के लिए ऑब्लाइज्ड होते हैं, यानी कि गवर्नर को एसेंट देना ही पड़ेगा। और इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इस मॉडल को अप्रिशिएट किया है एज अ वे टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर। तो आप ये चीज अलग से लिख सकते हैं, क्योंकि पिछले टॉपिक में ये श्रीलंकन मॉडल नहीं था, इसलिए टॉपिक आपके सामने फिर से दोबारा जो है वो हमारी टीम ने रख दिया है। और देखो इससे आपका होता है रिवीजन। इसी बात पे करिए एक लाइक, जो रेगुलर स्टूडेंट्स है, जो नए जुड़े हैं कोई बात नहीं, आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो करिए, 15-20 दिन आपको खुद ब खुद मजा आने लगेगा, पढ़ने की एक नई अप्रोच जो है वो डेवलप हो जाएगी। अब देखो कुछ चीजें लिख लो रिवाइज करने के लिए आज की डेट में, आर्टिकल 200, आर्टिकल 201, आर्टिकल 143, ये आपको आज जो है वो पढ़ना है, राइट। चलो, अब बिना समय वेस्ट किए अगेन दूसरे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो रूरल इंडिया के करोड़ों लोगों की जिंदगी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। गांव क्षेत्रों में रहने वाले करोड़ों लोगों की जिंदगी डायरेक्टली अफेक्टेड है। हम बात करेंगे माइक्रो फाइनेंस के बारे में। कर्नाटक ने एक कदम उठाया है जो देश भर में एक एग्जाम्पल बन सकता है। माइक्रो लोन और स्मॉल लोन
प्रिवेंशन ऑफ कोएर्सिव एक्शन बिल 2024। इसके पीछे का रीजन बोरोअर्स की सुसाइड और रिकवरी एजेंट्स की दबंगाई है। गाइस क्या होता है, मैं खुद आपको बताता हूँ, मैंने भी, क्या होता है कि मैंने भी जो है वो लोन लिया था अभी बीच में, और मैं बहुत बुरी तरह से अभी जो है वो फंसा हुआ था लोन्स के जो है वो चक्कर में। उसका रीजन ये था कि मैंने एक स्टार्टअप अपना शुरू किया था, पर वो अनफॉर्चुनेटली जो है वो फेल हो गया, और उसमें लाखों रुपए जो है वो मेरे बर्बाद हो गए। बहुत बहुत परेशान जो है वो मैं रहा था अभी काफी महीनों तक। अभी जाकर स्थिति जो है वो थोड़ी ठीक हुई है, और ज्ञान सर ने भी उसमें मेरी बहुत हेल्प जो है वो करी। अगर ज्ञान सर की हेल्प नहीं होती तो मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था। बट थैंक्स टू ज्ञान सर, जो जिन्होंने जो है वो मेरी हेल्प जो है वो करी, और जिससे मैं इन प्रॉब्लम्स में जो था वो बाहर निकल के आया। क्योंकि अल्टीमेटली जब मैं बहुत प्रॉब्लम में फंस गया तो मैंने ज्ञान सर को अप्रोच किया, उन्होंने बोला कि नहीं भाई टेंशन मत लो, क्योंकि मैं बहुत समय से ज्ञान सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो उनने मेरी बड़ी हेल्प करी, उनके लिए मैं हमेशा ही जो है वो थैंकफुल हूँ। क्योंकि मैं हमेशा ये चीज का जिक्र जो है वो करता हूँ कि मैं जो भी हूँ ज्ञान सर की वजह से हूँ एजुकेशन की फील्ड में। हाँ बीच में कुछ, जैसे जो रेगुलर बहुत सालों से मुझे जानते हैं, तो बीच में कुछ इश्यूज आए थे, बट मैंने कभी भी ये चीज कभी नहीं बोली कि मैं इंडिपेंडेंटली बना, नहीं भाई। मुझे जो है वो यूट्यूब पर, और एजुकेशन सिस्टम कैसे काम करता है, एजुकेटर्स को किस तरीके के एथिक्स को फॉलो करना पड़ता है, हर एक चीज ज्ञान सर ने सिखाई मुझे। तो इस सेक्टर में मुझे ज्ञान सर जो है वो लेकर आए एजुकेशन सेक्टर में, तो आज भी मैं उनका, उनके लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। और ये टॉपिक आया तो इसलिए मैंने आपको ये वाली चीज जो है वो बताई। तो क्योंकि गाइस देखो क्या होता है कि जब आप लोन लेते हो, अब जनरली लोग लोग जो है वो बड़े, कॉमन मैन जो होता है वो, उसको कानून के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। उनके पास आकर जब रिकवरी एजेंट जो है वो कई बार बदतमीजी करते हैं बहुत ज्यादा, और फिर डराते हैं उनको कि रुको तुम्हारी घर के बाहर आके चिल्ला चोट जो है वो करने लगते हैं, थोड़ी सी दबंगाई जो है वो दिखाने लगते हैं, है ना। तो कॉमन मैन जो होता है बेचारा डर जाता है, क्योंकि उसको इज्जत और ये सब चीजें, और फिर वो डर, वो बात नहीं कर पाता, घबराने लगता है ना। मेरे साथ भी हुआ था, मेरे भी ऑफिस में रिकवरी एजेंट जो है आए थे, बट आई हैव डेल्ट इन अ वेरी प्रोफेशनल वे। जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनको बकायदा जो है बिठाया। और पहले हुआ था, एक बार हुआ था कि मतलब बहुत कस कस के लोग आवाज लगाते हैं कि बाहर आइए बाहर आइए। तो जब जब एक बार उन्हें बहुत तेजी से आवाज लगाई थी, मतलब इक्के दुक्के लोग होते हैं ऐसे, राइट, जो थोड़े से अपने आप को स्मार्ट जो है वो समझते हैं, तो उनकी पूरी, और इन लोग क्या थोड़े से अपने गुंडे टाइप के लोग, थोड़े से मतलब उस टाइप के लोगों को रखते हैं कि बाउंसर टाइप के दिखने वाले लोगों को, कि जिससे कि सामने वाले के पास जाए तो सामने वाला डर जाए उनको देखकर, कि मार पिटाई ना हो जाए। तो डरना किसी को नहीं है भाई। पहली चीज तो, आपने जो लोन लिया है वो सिविल के दायरे में जो है वो आता है, सिविल केस के दायरे में, राइट। अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो आप तो भाई तुरंत पुलिस वालों को बुला लो, उल्टा, भाई हाँ। बट अगर आप फाइनेंशियल फ्रॉड जो है वो कर रहे हो तो भाई आप गलत हो यार, है ना। और दूसरी चीज, आप अगर जो एजेंट्स आते हैं उनको बैठकर अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम बताओ कि देखो भैया ये मेरी जेन्युइन प्रॉब्लम है, और मैं डिफॉल्ट जो है वो करना नहीं चाहता हूँ, आप मुझे रास्ता बताएं, तो वो आपको सेटलमेंट का रास्ता ही बताएंगे। क्या होता है, एक तरीका होता है बातचीत करने का, लोगों को वो तरीका नहीं आता, इसलिए लोग जो है वो फंस जाते हैं। और फिर कई बार ये लोग एजेंट्स लोग भी जो है वो अलग अलग टैक्टिक्स अपनाते हैं प्रेशर क्रिएट करने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई उनको, उनके ऊपर टारगेट्स होता है कि इससे जल्दी रिकवरी जो है वो करवाओ, है ना। बट क्या होता है कि उस टारगेट के चक्कर में वो भूल जाते हैं कि सामने वाले की भी तो डिग्निटी है, और सामने वाले को तो अपने अधिकार के बारे में पता ही नहीं है, तो इसलिए बेचारा वो दुखी हो जाता है। और जिसको अपने अधिकार के बारे में पता है वो लीगली हर चीज लड़ सकता है। मुझे 1% प्रॉब्लम नहीं आई थी बैंक के केसेस को डील करने में। जब भी बैंक का कोई इंप्लॉय मेरे घर पे आता था, मैं या मेरे ऑफिस में आता था, मैं उनको बहुत प्यार से डील करता था। उनको बकायदा मैं बैठाता था, मैं बोलता था कि हाँ जी सर बताइए क्या हो गया। बकायदा मैं लिखता था, उनकी बातें सुनता था। वो से पूछते थे कि सर क्यों नहीं हो पा रहा है अभी, आप क्यों, आपकी इतने समय से रीपेमेंट नहीं हो पा रही। तो मैं उनको बताता था कि मैंने कहा, भाई साहब देखो, आप पिछले पुराने 4 साल में अगर मेरा रिकॉर्ड देखोगे तो मेरे हर साल का कुछ नहीं तो टर्नओवर 30 लाख से ऊपर मिलेगा आपको, राइट। 50-50 लाख रुपए तक का जो है वो गया है, बट ड्यू टू सम सिनेरियो मेरे स्टार्टअप्स फेल हो गए, मैं नहीं हो पा रहा है अभी, है ना। और ऐसा नहीं है कि मैं डिफॉल्ट जो है वो करूंगा, मैं करूंगा डेफिनेटली, आप मुझे सोल्यूशन बताएं। तो ये होती है एक बात। इसलिए ये जो एग्जामिनेशन, ये आपको पहली चीज तो आपको खुद को अपने अधिकार सिखाता है, आपको खुद को इतना पावरफुल बनाता है कि आप किसी भी अथॉरिटी के सामने बातचीत करने की स्थिति में रहें, राइट। तीसरी चीज, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। सबसे मेन चीज तो इस एग्जाम की प्रिपरेशन में सबसे बेस्ट चीज ये है, और मैं तो कहता हूं कि हर एक इंसान को अपनी लाइफ में एक बार जनरल स्टडीज की और करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन 1 साल के लिए करनी चाहिए। उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी, उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, भले ही फिर वो गवर्नमेंट जॉब ले या ना ले। और मैं तो आप लोग को बोल रहा हूँ भाई, आप लोग लाइफ के किसी भी सेक्टर में जाओगे ना, आप परफॉर्म बेस्ट ही करने वाले हो, क्योंकि आपके पास इतना नॉलेज आ चुका है, आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो चुकी है। चलो आओ आते हैं अपन टॉपिक पे। तो आप एक चीज तो समझ गए, ये बिल जो है वो किससे रिलेटेड है, हरासमेंट से रिलेटेड, जो बेसिकली बैंक के थर्ड पार्टी वाले लोग जो है वो करते हैं,
और वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि आप उनको मौका देते हो करने का। अगर आपने मौका नहीं, देखो उनको चिल्लाना नहीं है आपको, उनको बोलना है कि नहीं नहीं भाई साहब आराम से बात करिए, क्या हो गया, क्या सिनेरियो है। तो फिर वो एकदम चुप हो जाता है कि यार ये तो बात करने के लिए रेडी हो गया। और अगर आपको कोई फोन पे धमकी दे कि नहीं यार तुम्हारे घर पे आ जाएंगे, तो डेफिनेटली बोलो हाँ हाँ सर आइए ना, मतलब घर का एड्रेस भी तो इसलिए लिखवाया है यार कि जिससे कि कोई इशू हो आपको तो आप आए। फिर वो आपको धमकी देंगे कि लोक अदालत पे आकर आपको पेशी जो है वो देनी पड़ेगी। तो अगर आप गलत नहीं हो तो आप डेफिनेटली हर चीज के लिए सही हो। अगर पेशी भी होगी आपकी किसी कोर्ट में तो आप अपने पास सबूत जो है वो रख सकते हो, हाँ भाई कि अभी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी नहीं है कि आप रीपे जो है वो कर सको। बट जब होगी आप कमिट करो कि भाई होगी तो मैं डेफिनेटली करूंगा बिकॉज दिस इज माई लाइबिलिटी, राइट। और हर एक चीज का इंपैक्ट पड़ता है भाई। अगर आप कोई ईएमआई पे नहीं कर रहे हो तो उसके ऊपर आपके इंटरेस्ट लगता है, इतने सारे चार्जेस लगा देते हैं ना। अगर क्रेडिट कार्ड का मैं आपको बताता हूँ, मेरा 2.5 लाख का क्रेडिट कार्ड कितने का हो गया था, 3,70,000 का जो है वो हो गया था। सोचो आप, इतनी खतरनाक पेनाल्टीज और ये सब चीजें लगती हैं। बट हाँ उसका भी तोड़ है, पेनाल्टी खत्म करने का सब चीज का तोड़ है भाई। बट आपको अपने अधिकार के बारे में पता होना चाहिए, यही चीज तो है जो आपको दूसरे जनता को सिखानी कि बेटा घबराओ मत, टेंशन मत लो, लीगली पूरी चीज को पहले देखो, है ना। और कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, प्रताड़ित नहीं कर सकता। यही तो खूबी हमारे देश की, हमारे देश के कानून की। हाँ बट अगर इंटेंशन आपका गलत है, आप अगर विलफुल डिफॉल्टर हो, कोई व्यक्ति, मतलब आप नहीं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि कोई विलफुल डिफॉल्टर है तो भाई कार्रवाई तो उसके खिलाफ फिर सख्त होनी चाहिए। बट हाँ अगर जेन्युइन केस है तो आपको कोई कुछ नहीं करेगा। इवन जो कलेक्शन एजेंट्स होते हैं ना, उनसे आप जेन्युइनली बात करोगे ना तो वो आपकी बात भी समझेंगे। आप खुद उनसे बोलोगे भैया आप बताओ यार कि मैं क्या करूं यार, अभी ये स्थिति, आप ही रास्ता बताओ, तो बता वो उसको फिर लगेगा कि हाँ यार ये बंदा जेन्युइन है। क्योंकि इंसान इंसान को समझता है भाई। इंसान तब नहीं समझेगा जब वहां पे सामने वाला चिल्ला रहा है और आप उसके ऊपर चढ़ गए कि लाओ दिखाओ आईडी दिखाओ, तुम अपनी ये करो वो करो। तुम उस पर जब क्वेश्चन करने लगोगे ना तब वो चटकेगा। तुम उस पर क्वेश्चन करो ही मत, क्योंकि तुम्हें पता है तुम गलत हो, इसलिए तो वो तुम्हारे घर के बाहर खड़ा है। अगर गलत नहीं होती तो घर के बाहर क्यों खड़ा होता, राइट। तो मैं इसलिए आपको हर एक चीज के बारे में बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी के साथ वो करवाता हूँ, एग्जाम्पल्स के साथ, जिससे कि आपके दिमाग में सट से चीजें जो बैठे, क्योंकि ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, है ना। तो अब देखो, कानून का नाम लिख लेना यार, ये कानून का नाम लिख लो, माइक्रो लोन एंड स्मॉल लोन प्रिवेंशन ऑफ कोएर्सिव एक्शन। प्रिवेंशन ऑफ कोएर्सिव एक्शन, कोएर्सिव एक्शन जबरदस्ती कार्रवाई की रोकथाम, जबरदस्ती कार्रवाई की रोकथाम। कि भाई किसी के ऊपर जबरदस्ती मत करो यार। और बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है, अगर आपके ऊपर जबरदस्ती हो रही है ना, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ईमेल डालना है। कहां पर? ओम्बड्समैन के पास। बैंक का एक खुद का लोकपाल होता है, एनबीएफसी का ग्रीवियंस सेल होता है, जिसके बारे में ये थर्ड पार्टी एजेंट्स बताते नहीं है और बता भी देते हैं। मुझे तो खुद थर्ड पार्टी एजेंट्स ने ही पूरी जानकारी दी, मैं आपको सच बता रहा हूँ। जो ये लोग आए थे मेरे पास मुझसे मिलने, जब मैंने उनसे उस कॉन्वर्सेशन में उस तरीके से बैठा के बात करी, तो उन्होंने मुझे खुद बताया कि सर देखिए आप एक काम करिए, और बहुत प्यार से, ऐसा नहीं आते बिल्कुल धौस में। क्या होता है कि सामने वाले की अकड़ जो है वो तोड़ आप सिर्फ एक ही चीज से सकते हो अपनी प्यारी बातों से। सामने वाला जब अकड़ रहा है ना आपके सामने, अच्छा तू बताएगा, उसकी अकड़ जो है वो आप तोड़ सकते हो अपनी प्यारी बातों से। कि हाँ जी सर बताइए ना क्या हो गया, हाँ बैठिए ना प्लीज, आइए आइए आइए, अरे बिल्कुल पानी लेंगे। इतने में सामने वाला बंदा पिघल जाता है यार, क्या रे भाई यार, साला मैं तो गुस्सा कर रहा हूँ उसको, ये मुझे पानी पिला रहा है। क्योंकि मैं यही करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार ऑब्वियसली वो अपने अपनी ड्यूटी कर रहा है, अपना काम कर रहा है। और मुझे पता है कि चीजों को कैसे इजीली हैंडल करना है। और ये चीज आपको भी सीखनी पड़ेगी, बिकॉज आपके सामने मंत्री लोग आएंगे चटकते हुए कि अच्छा तुम कलेक्टर हो, हैं, तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है तुम्हें पता नहीं है। अरे अरे सर सॉरी सर, आइए बैठिए ना सर, बैठिए प्लीज प्लीज, अरे सर अरे नाश्ता लेके आओ, चाय लेके आओ सर, क्या लेंगे? अरे कुछ नहीं लेंगे हम, पहले तुम ये चीज, अरे सर बिल्कुल मैं बता रहा हूँ ना, अरे आपकी सहमति में हूं मैं, इतना ही तो बोलना है। तो गेम इज योर्स। फिर वो चीजें आपको भी समझेगा और आप भी समझोगे, फिर चीजें आसानी से निकलेंगी। अब यहां पर कर्नाटक का ये बिल है, लिख लेना आगे कि कर्नाटक का ये बिल है, ये कह रहा है कि कोई भी अगर एजेंट बैंक के घर पे आते हैं तो जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए किसी के साथ। जबरदस्ती गाइस तभी होती है जब इंसान अवेयर नहीं होता है। आइए आगे की बात करें। 2024 में कर्नाटक में एग्रेसिव रिकवरी प्रैक्टिस से परेशान लोगों ने सुसाइड तक कर लिया। इसके बाद सरकार ने बिल पास किया जिसमें कहा गया, अगर किसी बोरोअर ने अनरजिस्टर्ड माइक्रो फाइनेंस से लोन लिया है तो
वो रीपेमेंट से फ्री है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों के। यानी कि अगर कोई माइक्रो फाइनेंस रजिस्टर्ड ही नहीं है ना, एनबीएफसी के अंदर दायरे में नहीं आ रही है, तो हटाओ, अलग, लोन दो ही मत उसको। और देखो, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा। मुझे एक कंपनी ने, जो अभी पहले रजिस्टर्ड थी, अगर आप थोड़े से अवेयर हो तो उसका नाम आपको पता लग जाएगा। वो पहले रजिस्टर्ड थी, अब अनरजिस्टर्ड हो गई है। वो दूसरे बैंकों के माध्यम से उसकी जो एग्जिस्टिंग लोन है उस पर काम कर रही है। तो उस पर मेरा करीब 6 1 लाख रुपए का लोन था। जो रिकवरी एजेंट आए तो उनने बोला कि सर आप नहीं भी पे करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सोचो, आप जो पैसा वसूलने मुझसे आ रहा है वो खुद मुझे एडवाइस देके जा रहा है कि सर आप नहीं भी पे करोगे कुछ नहीं होगा, बस ये कर दो आप ऐसा। तो देखना, आपके पास ना कोई कोई आएगा ना कुछ आएगा। बट मैंने उसको, भाई ऑब्वियस बात है भाई, मैं किसी का पैसा खा नहीं सकता। ये मेरी नीयत ऐसी है ही नहीं, भले वो बैंक बैंक का हो या किसी का भी हो। क्योंकि ऊपर वाला तो देख रहा है ना भाई, मुझे अपनी प्रोफाइल को बहुत क्लीन रखना है। तो मैंने उसको बोला कि नहीं नहीं सर, बात अगर ऐसी करनी होती तो पहले ही कर चुका होता, मैं पता लगा ही लिया होता, मैंने इतने लॉयर्स मेरे पास बैठे हुए हैं। तो फिर बोलते नहीं सर वो आपकी मर्जी, बट बाकी आप मुझे अच्छे लगे तो मैंने आपको ये चीज बता दी, वरना हम लोग नहीं बताते किसी को ये। तो सोचो आप, यही तो गेम है भाई, आपका दुश्मन भी आपका दोस्त बन जाए, सिर्फ आपकी वाणी है जो कुछ भी है। द वे यू स्पीक, द वे यू बिहेव, द वे यू मेंटेन द रिलेशनशिप मेक्स यू द बेस्ट पर्सन इन लाइफ। तो अपने आप को बेस्ट बनाओ भाई, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। गुस्सा करने से बर्बादी होगी। समझ रहे हो? ठीक है। तो ये एक्शन, अब आपने देखा कि लोग कर्नाटक में सुसाइड कर रहे हैं यार बेचारे, रिकवरी एजेंट्स के प्रेशर के कारण। और ये एक्शन आया पब्लिक प्रोटेस्ट के बाद, जहां लोगों ने सड़कों पर उतरकर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट आवाज उठाई। कर्नाटक का माइक्रो फाइनेंस लोन बुक भी गिर गया। मार्च 2024 में 42,265 करोड़ से दिसंबर 2024 में 34,000 करोड़ आ गया। ये गिर गया भाई। गिरना ही है वो तो। अब ये सब आंकड़े वगैरह जो है वो आप लोग को जो है वो याद रखने की जरूरत नहीं है। दीज आंकड़े आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। फिगर सिर्फ आपको चीजें समझनी है कि कर्नाटक के अंदर इस प्रकार का जो है वो बिल लाया गया कि जिसमें जिसमें किसी को भाई प्रताड़ित मत करो, है ना, नहीं तो सुसाइड के केसेस भी हो रहे हैं, बस ये समझना है। अब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ने क्या किया है भारत के अंदर, तो देखो यार, 63 लाख बोरोवर सिर्फ कर्नाटक में है। महिलाओं को इकोनॉमिक फ्रीडम मिली इन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के चलते। डेयरी, छोटी दुकानें, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इन लोग को हेल्प मिली माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से। फाइनेंशियल ईयर 2024 में 1 लाख करोड़ का लोन दिया गया। 18 से 26% के लोन इंटरेस्ट रेट इनफॉर्मल 60 से 120% से काफी कम है। क्योंकि आप बाहर मार्केट से अब पैसा उठाते हो ना, पता है आपको, मार्केट से पैसा उठाने में महीने का 10% से 20% चार्ज करते हैं। क्योंकि मैंने भी एक बार उठाया था, बहुत अर्जेंट मुझे नीड थी, तो 5 लाख रुपए एक महीने में मैंने रिटर्न किए थे। 5.5 लाख रुपए। सोच रहे हो आप, जो बैंक आपको सालाना 10% या 12% या 15% में लोन दे देता है, वो बाहर से पैसा जो उठाते हो ना, तो वो महीने का 10% लेता है, तो साल का कितना हो गया, 120%। समझ रहे हो आप? उससे तो बेहतर ही थे ये लोन्स, है ना, बट इनके भी रेट बहुत हाई रहते हैं। बट ठीक है। प्रॉब्लम यहां पर थी कि इनकी रिकवरी बड़ी एग्रेसिव होती, गाली गलौज करना, अनरजिस्टर्ड एजेंट गाली देते हैं, धमकी देते हैं, कई बार मारा पीटी कर देते हैं। अब वो नौबत मारा पीटी की क्यों आती है, वो सिर्फ इसीलिए आती है क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जब लोन नहीं रीपे कर पा रहा है तो वो उसको लीगली बात नहीं कर पाता। और भाई आपको कोई धमकाए तो आप जो है वो, आपको लग रहा है कि हाँ यार सिचुएशन हाथ से जो है वो निकल, क्योंकि मुझे बोला गया था एक ने, मेरे ऑफिस में बैठ के मुझे एक रिकवरी एजेंट बोलता है, सर मैं तो बहुत प्यार से आपसे बात कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई आए यहाँ पर और आपके साथ बदतमीजी जो है वो करे। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा, बेटा नहीं मतलब, ऑब्वियस बात है कि ऐसे किसी से बोलना सही नहीं लगता, मेरा मतलब बहुत मेरे एज में बहुत ऊपर थे मुझसे वो। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर देखिए, यहाँ पे अगर कोई बदतमीजी करेगा तो इस गेट के बाहर नहीं जाएगा फिर। तो वो फिर समझ गया कि हाँ यार ये बंदा अच्छा भी है और टेढ़ा भी है। तो बनना वही है आपको, कि बहुत प्यार से बनो, बट साइड में AK-47 रखी होनी चाहिए, कि सामने वाले को ये क्लैरिटी हो कि इससे उलझेंगे तो ये फोड़ देगा। बस। अब कई बार ये भी होता है कि आरबीआई आरबीआई के रूल्स का कोई ध्यान नहीं देता इसमें, है ना। आरबीआई बहुत क्लियरली बोलती है कि भाई आप किसी को भी परेशान जो है वो नहीं कर सकते हो, है ना। लोन वेवर के प्रॉमिस ने रीपेमेंट डिसिप्लिन खराब कर दी। कई बार लोग उस आस में रहते हैं कि अरे हमारे तो नेताजी आएंगे और बोलेंगे लोन माफ हो गया, तो इसलिए वो लोग लोन ही नहीं देते हैं, तो उससे और कंपनीज को नुकसान पहुंच रहा है। तो कहीं अच्छाई है तो कहीं बुराई भी है।
एक बोरोवर 5 लाख तक लोन ले चुका था 2 MFI से और सुसाइड कर लिया। भाई सुसाइड करना इज नॉट द सोल्यूशन। आप प्रॉब्लम में हो तो सोल्यूशन भी निकलेगा, ढूंढो तो सोल्यूशन। लोग ढूंढते नहीं, सोचते कि कैसे होगा भाई, कैसे होगा, रोने लगते हैं और मर जाते हैं। मरना इज नॉट द सोल्यूशन है। मेरे ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, करीब 38 से 40 लाख रुपए तक का लोन था मेरे ऊपर, और कमाई जीरो हो गई थी एक टाइम पर। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूंगा, कैसे करूंगा। बट अगर आप सोचते हो ना तो सोल्यूशन भी निकलता है। एनपीएस बढ़ रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, है ना, लोन बुक जो है वो श्रिंक हो रही है। बस यही चीज है गाइस। ये देखो, ये सब आंकड़े वगैरह आप लोग को जो है वो ध्यान में रखने की जो आवश्यकता नहीं है। आप ये ध्यान में रखो कि करना क्या चाहिए। तो आरबीआई फेयर प्रैक्टिस कोड होती है आरबीआई की, उसको लागू करो। अनलाइसेंस्ड एमएफआई जो है उनको बैन करो। डिस्ट्रिक्ट लेवल ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम बनाओ कि भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और देखो, सिस्टम क्या बनाओ, बहुत सिंपल सी चीज है। आपने लोन लिया है, पहली चीज तो उसको जल्द से जल्द रीपे करने की कोशिश करो। अगर किसी प्रॉब्लम में फंस गए, कोई बिजनेस फेल हो गया, कुछ भी जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो कंपनी के साथ डिस्कस करो। कंपनी जेन्युइन प्रॉब्लम में आपको टाइम भी देती है। अगर आप मांगो तो कंपनी से, कंपनी के एजेंट से नहीं, क्योंकि एजेंट लोग जो है वो 15-20 हजार की जॉब कर रहे हैं बेचारे। इनके ऊपर प्रेशर होता है ऑलरेडी इनके मैनेजर से कि नहीं नहीं नहीं, निकलवाओ उससे, पैसा निकलवा के लाओ, लाओ, मैं हम नहीं जानते कुछ भी, पैसा निकलवा के लाओ, कुछ भी करो, हमें तो चाहिए बस पैसा। तो है ना। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में आपको जो है वो रखना है। तो वही कहानी है। चीजों को बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करके हर चीज के हल जो है वो निकाले जा सकते हैं। बाकी इस टॉपिक में कुछ नहीं था गाइस, कि ऐसा कि आप जो है वो नोट डाउन जो है वो करें। ठीक है। अब जो टॉपिक है वो भी बड़ा बेहतरीन सा टॉपिक है, बहुत ध्यान से रहो आप, सुनना है इस टॉपिक को, है ना। और ये लिखने वाली भी चीज है इसमें काफी सारी। तो सिविल सर्विसेज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पारंपरिक बीजों का पुनर्जागरण, ट्रेडिशनल सीड्स रिवाइवल। ओडिशा के जयपुर, जीपुरे, जीपुरे बोलेंगे यहां पर। MSSRF के ट्राइबल एग्रो बायोडाइवर्सिटी सेंटर ने रिसेंटली एक नेशनल कंसल्टेशन ऑर्गेनाइज किया। मकसद क्या था? सिंपल, क्लाइमेट रेसिलिएंट और इंक्लूसिव सीड सिस्टम बनाना, जिस पर हम बात करें ना। भाई ऐसी बीज तैयार करो, राइट, जो कि क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को झेल सके। भाई फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ना, आज की डेट में टेम्परेचर लेवल बढ़ रहा है भाई, जलवायु परिवर्तन देखो आप। तो हमें ऐसी चीज तैयार करनी है जो इस क्लाइमेट चेंज की स्थिति को झेल सके। उस पर बातचीत करने के लिए आप कह सकते हो कि राष्ट्रीय स्तर पर कंसल्टेशन ऑर्गेनाइज हुआ है। अब सुनना बात ध्यान से। ट्रेडिशनल सीड्स क्या होती हैं? देखो ये क्या हुआ है, ये चीज आपको समझ में आ गई, लिखने की जरूरत नहीं, पूछेंगे नहीं। यहां पर चीजें समझना, ट्रेडिशनल सीड लिख लो। ये लिख लेना, पूरी चीज लिख लेना इसमें, है ना। ट्रेडिशनल सीड्स क्या होती हैं उसके बारे में ये पूरी चीज है ना, ये एक दो तीन तीनों पॉइंट जो है वो लिख लेना। अब देखो ध्यान सुनना। ये वो बीज हैं जो लोकल कम्युनिटीज ने जनरेशन से बचा के रखी हुई हैं। जो वहां की लोकल कम्युनिटीज है ना, उन्होंने अपने बहुत समय से, मतलब एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीन जनरेशन, यानी कि अपने टाइम के पापा मम्मी के टाइम के, दादा दादी के टाइम के, है ना, उसके ऊपर के टाइम के, पर दादा दादा उनके ऊपर, तो ऐसे जनरेशन से उन्होंने ऐसी बीजें बचा के रखी हुई हैं। ये हाइब्रिड या जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज जैसी नहीं होती। इन्हें खुद ही ग्रो करो, प्रोटेक्ट करो और अगली बार फिर से यूज करो। समझ रहे हो आप? अरे आम है, एग्जाम्पल लो, आम है, आम निकला, आम आम उगाया आपने, आम खा लिया, बीज निकली, उसी बीज को आपने फिर से बो दिया और फिर आम उग गया। देख रहे हो आप? यानी कि एक ही, आप कह सकते हो कि जीनस के जो सीड्स हैं उसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। तो नेचुरली अडाप्ट कर लेते हैं लोकल मिट्टी, मौसम और इंसेक्ट से। ये बीज है, ये नेचुरली अडॉप्ट कर रही है, उस एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को डेवलप कर रही हैं। अरे एडाप्टेशन आपने पढ़ा होगा, है ना। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जो लोग इंडिया में नॉर्थ इंडिया साइड पर या हिली एरिया साइड पर रहते हैं, है ना, जहां पर बहुत ठंड होती है, तो उनके लिए वो जो ठंड होती है ना, जैसे कुल्लू मनाली में आप जाओ यार, नॉर्मल डेज पे चले जाओ आप कुल्लू मनाली पे, वहां पे लोग आपको नॉर्मल सी सिंपल सी टी शर्ट पहन के घूमते हुए नजर आएंगे। देहरादून में सिंपल टी शर्ट पहन के घूमते हुए आएंगे। बट जो साउथ इंडिया का व्यक्ति है, वो किसी भी समय अगर नॉर्थ इंडिया चले जाए, हिली एरियाज में, तो भाई उसको तो जैकेट लगेगी, वो जैकेट पहना रहेगा और सामने वाला व्यक्ति टी शर्ट में घूमता रहेगा, उसको लगेगा कि सामने वाले को ठंड नहीं लग रही है क्या? ऐसा नहीं है। दिस इज कॉल्ड एडाप्टेशन, जो आप पढ़ चुके हो। यस, दिस इज साइंस, है कि नहीं, बताओ मुझे। ऐसे ही सेम ये बीज भी हैं, ऐसे ही सेम ये प्रजातियां भी हैं, जिनको ये सदियों से जो है वो कंजर्व कर रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अडाप्ट कर लिया है।
समझे आप पूरी बात? तो जेनेटिकली स्टेबल होती हैं ये बीज, हर बार अलग सरप्राइज नहीं मिलता। इनपुट कम चाहिए होते हैं, ना ज्यादा खाद चाहिए ना पेस्टिसाइड चाहिए, तो ये होती है ट्रेडिशनल बीज। तो क्या लिखोगे? ये लोकल इंडिजीनियस देसी होती हैं, ओपन पॉलिनेटेड क्रॉप वैरायटीज होती हैं, कल्टीवेट की जाती है, कंजर्व की जाती है जनरेशंस के द्वारा फार्मिंग कम्युनिटीज के थ्रू। और ये बीज जो है वो नेचुरली लोकल सॉइल क्लाइमेट पेस्ट को अडॉप्ट कर लेती हैं, है ना? तो ये चीज, और ये बिल्कुल भी हाइब्रिड या जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों की तरह नहीं होती, इनको बहुत ही कम इनपुट चाहिए, बहुत ही कम रिसोर्सेज चाहिए, है ना? अब इनके फीचर लिख लो आप, इन ट्रेडिशनल सीड्स के फीचर, क्योंकि ये ट्रेडिशनल सीड्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे इनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, एग्जाम्पल देसी कॉटन हो गया, बीटी कॉटन से 70% कम पानी चाहिए देसी कॉटन को। सोचो आप, ये लिख लेना, ये पूरी चीज भी लिख लेना आप, है ना? क्लाइमेट रेजिलियंस, एग्जाम्पल पोकाली राइस, सॉल्ट वाटर में भी ग्रो कर सकती है भाई, ये सलाइन वाटर में। बट जोलोकिया चिली हाई ह्यूमिडिटी में भी मस्त रहती है। समझ रहे हो आप? तो ये क्लाइमेट रेजिलियंस लोकल वेराइटीज हैं, इनको प्रमोट करना जरूरी है। हम जो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें हम अपनी लोकल प्रजातियों को भूलते जा रहे हैं। तो भाई लोकल प्रजातियों को ध्यान दो, जो स्ट्रांग है, बोलते हैं ना देसी है। डब्बा खाने वाला जिम का व्यक्ति, वो डब्बा खा के उसने बॉडी वॉडी तो बना ली, बट एक देसी सुकड़ा सा आदमी आया, उसने पट से एक तमाचा दिया, वो बॉडी बिल्डर गिर गया। लोग ने बोला कि देखो यार कितनी जान है इसमें, जान नहीं है, देसी घी से बना है उसकी पूरी बॉडी है। दूसरा व्यक्ति जो है वो मॉडिफाइड है और देसी वाला देसी है? तो दिस इज द थिंग, नेचुरल जाओ भाई। जो भी चीज लो, जो भी चीज कंज्यूम करो, नेचुरल चीज कंज्यूम करो जो अवेलेबल है, मार्केट्स में भी अवेलेबल है। दूसरी चीजों के चक्कर में पड़ोगे तो गेम ओवर। लो इनपुट हाई न्यूट्रिशन, रागी में दूध से 3 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। अगर किसी को कैल्शियम की कमी है तो उसको बोलो रागी खाओ भाई, रागी। ये देखो, फिंगर मिलेट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, रागी 3 टाइम्स मोर कैल्शियम देन मिल्क। कोडो मिलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोडो मिलेट तो 3 टाइम्स मोर फाइबर देन व्हीट। अब बीज अपने पास रखना, फिर फिर से उसे यूज करना, तो पूरा कंट्रोल किसके पास है? किसान के पास। तो किसान की ऑटोनॉमी होती है इसमें। और ट्राइबल की डाइट, फेस्टिवल, सस्टेनेबल ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 80% इंडिया के कॉटन फार्मर्स अभी भी एक्सपेंसिव जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के ऊपर डिपेंडेंट है, रेदर देन देसी सीड्स का उपयोग करने की जगह। तो अब इसमें ट्रेडिशनल सीड्स को प्रमोट करने का एक, आप कह सकते हो, इनिशिएटिव अब शुरू होने वाला है। अब देखना, अब ट्रेडिशनल सीड्स की बातें बहुत ज्यादा होंगी, जैसे अपन नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं ना, वैसे ही अब ट्रेडिशनल सीड्स भी, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बट गाइज, इतना सब कुछ चीजें आसान नहीं है, चैलेंजेस बहुत है। ट्रेडिशनल क्रॉप्स का प्रोक्योरमेंट, खरीदारी बहुत कम है, सिर्फ 6% राइस प्रोक्योरमेंट होता है ट्रेडिशनल राइस का, सिर्फ 6%। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का 90% पैसा गेहूं, चावल और मक्के जैसे हाई यील्ड वैरायटी वीट्स पर जाता है। इंडिया में सिर्फ 40 फंक्शनल कम्युनिटी सीड बैंक है। समझ रहे हो आप? अर्बन इंडिया पॉलिश ग्रेन में ज्यादा इंटरेस्टेड है, इंपोर्टेड। अरे ये एक चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, पता है आपको? ये मैंने भी बड़ा खाया है, क्यूइनोआ, क्यूइनोआ क्यूइनोआ बोलते हैं ना, ये मैंने भी खाया है, ये इम्पोर्ट होता है। ये मुझे जिम वाले ने जो है वो दिया था, उस सालों पहले जब मैं जिम करता था, 3-4 साल हो गए। तो उस समय मुझे जो है ये क्यों बोलते थे, ये खाओ। अरे भाई, क्यों ना खाएं जब हमारे पास ऑलरेडी चीजें हैं? मेरे लिए तो वो जिम में ही वो उनका वो था, उन्होंने पूरा बढ़िया, वो होता है ना कि यार खर्चा वाला काम बिल्कुल, बट वहां पे पूरे आईएएस आईपीएस लोग आते थे। और मैं अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम की वजह से गया था, क्योंकि वहां पर फिजियोथेरेपी भी थी, बहुत सारी चीजें थी, तो अच्छी फैसिलिटी मिलती थी। 1 लाख रुपए दिया था 1 साल का जिम का, पर्सनल ट्रेनिंग थी, सब कुछ था वहां पे। और पूरे यानी कि जहां पर हमारे यहाँ पर यहीं पर ही आईएएस आईपीएस की एक रेसिडेंट लोकेशन है, जिसको 4 इमली बोलते हैं। एक एरिया है जहाँ पर आईएएस आईपीएस आईएफएस ये सब लोग के बंगलोज हैं। उसी के नजदीक में ही जिम है, वहां से सभी लोग आते हैं, सब ऑफिसर्स आते हैं। तो काफी सारे लोगों को मैं जानता भी था, कुछ लोगों से जान पहचान हो गई वहां पे। तो वहां पर ही उनका खुद का रेस्टोरेंट है, जहां पर ये सब क्यूना और ये सब चीजें खिलाते हैं। भाई उससे बेटर है आप जो देसी चीज ऑलरेडी है वो खिलाओ ना यार। तो ये चीजें हैं। अब क्लाइमेट चेंज
पर का खतरा बहुत ज्यादा है। रीसेंट बाढ़ ने नवारा चावल को 30% तक गिरा दिया केरल में। तो क्या करें भाई, तो सीड बैंक जो है वो तैयार करो, उसको मजबूत बनाओ, है ना। ओडिशा के 1200 से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप 500 से ज्यादा मिलेट वेराइटीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसे मॉडल हर स्टेट में होने चाहिए। एमएसपी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें ट्रेडिशनल क्रॉप्स इंक्लूड करो, है ना। जैसे जो होता है ना राशन शॉप में ट्रेडिशनल क्रॉप्स रखो। ओडिशा मिलेट मिशन से रागी प्रोक्योरमेंट 300% बढ़ गया है। लिख लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कर्नाटक के अंदर सिरीधन्य मिलेट्स स्कूल मील्स में इंट्रोड्यूस किए गए, कितनी बढ़िया चीज है। तमिलनाडु के अंदर कुडुम्बम एनजीओ ने 100 से ज्यादा देसी धान को रिवाइव कर दिया, प्रजातियों को मतलब। फार्मर साइंटिस्ट दोनों मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं। उत्तराखंड ने 100 करोड़ रुपए दिए हैं नेटिव सीड्स के लिए, भात प्रोत्साहन योजना के तहत। उत्तराखंड का ये है भात प्रोत्साहन योजना, लिख लेना। 100 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए। तो ट्रेडिशनल ग्रेन्स को राशन शॉप में, हॉस्पिटल मील्स में, मिड डे मील में इंक्लूड करो, जिससे कि इसकी डिमांड बढ़ेगी। भाई डिमांड नहीं है तो सरकार इन सब जो इनिशिएटिव है उसके थ्रू तो डिमांड बढ़ा ही सकती है ना, बोलो हाँ या ना। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब जेनेटिक मैपिंग के बारे में पता है ना आप लोग को, जीनोम मैपिंग के बारे में पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं इस टॉपिक को। जेनेटिक मैपिंग क्यों कर रहे हैं, कोई बता सकता है? जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बता दो फटाक। जिसने पढ़ा हुआ है बता दो, जिसने नहीं पढ़ा मैं अभी बता दूंगा। तो हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जो इंडिया के हर कोने से जुड़ी एक अनोखी कहानी बताता है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, लिख लेना जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। जिसने नहीं लिखा है वो लिख लो। इसका संबंध है हमारे डीएनए से, हमारी बीमारियों से, हमारे फ्यूचर हेल्थ केयर सिस्टम से। तो आओ डिस्कस करते हैं। देखो, अप्रैल 2025 में नेचर जेनेटिक्स जर्नल में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट्स की कुछ स्टडी पब्लिश हुई। लिखने की जरूरत नहीं है। ये इंडिया का पहला लार्ज स्केल जेनेटिक मैपिंग प्रोजेक्ट है, ये लिख लो कि इंडिया का पहला लार्ज स्केल जेनेटिक मैपिंग प्रोजेक्ट। पहले मैं आपको सिंपल तरीके से समझा दूं। देखो यार, हमारी कंट्री में अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग रहते हैं। आप नॉर्थ इंडिया साइड जो है वो चले जाओ, तो वहां के कद काठी आपको लोगों की अलग जो है वो दिखाई देगी, है ना, क्योंकि वहां का टेम्परेचर कुछ इस प्रकार का है। साउथ इंडिया में चले जाओ तो वहां के अलग अलग टाइप के मतलब आपको मतलब फिजिकल बॉडी को जो है वो देखकर आप जो है वो पता लगा सकते हो कि ये इन क्षेत्र के जो है वो लोग हैं, है ना। कई हद तक कुछ ना कुछ वेरिएशंस आपको मिल जाएंगे, है ना। क्यों? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट। और ये, और आपको पता है कि हमारे जो जीनोम होते हैं, जीनोम क्या है? इट इज अ कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। हमारे सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक गाइस, जो भी चीज है ना वो पता लग जाएगी जीनोम के थ्रू, जीनोम को स्टडी करके। अब आप सोचो, इंडिया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट, समझ रहे हो, ये पूरे जोन्स में जो लोग रह रहे हैं सदियों से सालों से, इन क्षेत्रों का क्लाइमेट भी अलग है, डिफरेंट है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है ना। कहीं पर रेगिस्तान है, तो कहीं पर एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो कहीं पर हिली एरियाज हैं, तो कहीं पर कोस्टल एरियाज हैं। कम ऑन से यस और नो, है ना। यस, कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं पर प्लेटूज हैं। तो सदियों से जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी भी वैसी हो गई, तो कहीं ना कहीं उनके डीएनए भी में भी चेंजेस आए। कोई दवाई किसी को काम कर देती है, किसी को नहीं कर देती। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशंस। तो आप सोचो, जब हम ये जीनोम को अच्छे से पूरे इंडिया की पॉपुलेशन का स्टडी कर देंगे, तो क्या पर्सनलाइज दवाई क्रिएट कर सकते हैं? यस। यही तो साइंस है, यही तो रिसर्च है, जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का फ्यूचर तक पहुंचाएगी, उसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाएगी। ये पूरी चीज लिखना कि व्हाट इज इंडिया जेनेटिक मैपिंग। देखो, मैंने आपको क्या बताया, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट ये पहला लार्ज स्केल जेनेटिक मैपिंग प्रोजेक्ट था, मतलब है। इसमें 9,772 लोगों के डीएनए को एनालाइज किया गया, वो भी 83 डिफरेंट पॉपुलेशन ग्रुप्स के। प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है जनवरी 2020 में, जिसे फंड किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या था? इंडिया की जेनेटिक डाइवर्सिटी को समझना, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों को समझना, हेल्थ केयर और मेडिकल रिसर्च में इसका फिर उपयोग करना। तो क्या है ये जेनेटिक मैपिंग?
इसका मतलब है किसी व्यक्ति के डीएनए सीक्वेंस को पूरा एनालाइज करना, मतलब जीन कहाँ है, म्यूटेशन कहाँ हो रहा है, और किस ग्रुप में कौन सी बीमारी ज्यादा मिल रही है। इससे प्रेसिशन मेडिसिन का बेस बनता है, लिख लेना पूरी चीजें, प्रेसिशन मेडिसिन का बेस बन रहा है। सटीक मेडिसिन, वो मेडिसिन खिलाओ जो सटीक उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग को जो है वो, या ग्रुप के लोग को जो है वो असर करे। तो जीनोम इंडिया ने पूरा जीनोम सीक्वेंस किया, कोडिंग नॉन कोडिंग पार्ट्स दोनों को, और उसे एनालाइज किया एडवांस बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स के थ्रू। इसमें ये स्टडी कैसे कंडक्ट हुई ये भी लिख सकते हो बुलेट पॉइंट्स में। सैंपल कलेक्ट किए गए 20,000 लोगों से, ब्लड सैंपल और फिनोटाइप डेटा, जैसे उनकी हाइट कितनी है, बीपी कितना है उनका, ये सब डेटा जो है वो कलेक्ट किया। फिर 9,772 लोगों पर एनालिसिस हुई। इसमें 83 पॉपुलेशन ग्रुप्स जो है वो शामिल हुए। कितने? 83 पॉपुलेशन ग्रुप्स। 30 ट्राइबल ग्रुप्स थे, 53 नॉन ट्राइबल ग्रुप्स थे। पूरा इंडिया कवर किया गया, 100 से ज्यादा लोकेशंस के लोगों का डेटा लिया गया, यानी कि ब्लड सैंपल्स और ये सब चीजें ली गई। मेल इसमें 4,696 थे, फीमेल्स 5,076 थी। हर ग्रुप में 3 से 6 पेरेंट चाइल्ड पेयर्स भी लिए गए, जिससे कि म्यूटेशन का एनालिसिस किया जाए। पेरेंट चाइल्ड पेयर मतलब कि माँ बाप है, उनके बच्चों का भी डीएनए लिया गया, जिससे कि एक पेयर मिल जाए। तो उससे म्यूटेशन कैसे हो रहा है, यानी कि पेरेंट से जीन जो है वो कैसे, जीन में क्या चेंजेस आ रहे हैं बच्चों में, तो वो भी एनालाइज हो सके। तो पूरी ओवरऑल एनालिसिस इन्होंने करी। इंडो यूरोपियन, द्रविडियन, ऑस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बतो बर्मन, इन सब लैंग्वेजेस के ग्रुप्स तैयार हुए। लेकिन एंशियंट अंडमानीज और कुछ अर्ली हिस्टोरिक ग्रुप इस फेज में कवर नहीं हुए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, सीसीएमबी हैदराबाद, आईजीआईबी दिल्ली, एनआईबीएमजी कोलकाता, सीबीआरआरसी गांधीनगर, ये सब इंस्टीट्यूट जो थे वो उसमें इन्वॉल्व थे, जो मैंने भी आपको बताया। लिखने की जरूरत नहीं, बस एक चीज आपको समझनी है। अब क्या बता रही है इसकी रिपोर्ट? 180 मिलियन म्यूटेशंस डिस्कवर हुए, 130 मिलियन ऑटोजोम्स में, 50 मिलियन एक्स और वाई क्रोमोसोम में। सोच रहे हो म्यूटेशन कितनी तेजी से हो रहा है? म्यूटेशन मतलब चेंजेस। 98% डीएनए नॉन कोडिंग होता है, लेकिन उसका रोल जीन रेगुलेशन और इवोल्यूशन में होता है। भाई, हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते नहीं है, हमारे पेरेंट्स से हमारे ट्रेड्स डिफरेंट है कि नहीं? शायद हमारे पेरेंट्स से हमारी आदतें भी डिफरेंट है। यस, क्योंकि आदत भी जो होती है ना, हैबिट्स भी जो होती है, वो भी जेनेटिक्स के थ्रू जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, जीन्स के थ्रू। है ना? आप बोलोगे अरे सर फिर अपब्रिंगिंग का क्या मतलब? अपब्रिंगिंग चेंजेस ला सकती है, बोलते ना कि इसकी फितरत नहीं बदल सकती। बात वही है। फितरत मतलब अंदर की चीज, जो भी व्यक्ति है फितरत नहीं बदलेगी। एंडोगैमी का स्ट्रॉन्ग पैटर्न मिला। एंडोगैमी गैमी बताओगे आप? अभी कुछ दिनों पहले पढ़ाया था इस टॉपिक को मैंने, एनकलूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस HLA-B27 को लेकर, याद करो। मतलब लोग अपनी कम्युनिटी के अंदर शादी करते हैं, इससे यूनिक जेनेटिक डिसऑर्डर डेवलप होते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया ट्राइबल ग्रुप में। तो आज की डेट में एंडोगैमी के कारण बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी डिसेबिलिटीज होती आ रही हैं। पहले तक जीनोम स्टडी ज्यादातर यूरोसेंट्रिक थी। जीनोम इंडिया ने इंडिया की यूनिक जेनेटिक डाइवर्सिटी को दुनिया के सामने ले आया। तो ये काफी सारी चीजों में हेल्प जो है वो करेगी गाइस, जैसे कि सटीक मेडिसिन बनाने में, डिजीज को मैप करने में कि कौन से ग्रुप में कौन सी डिजीज है। सस्ती और एक्यूरेट जेनेटिक टेस्टिंग किट जो है वो बन सकती है ना? किसी ग्रुप को कौन सी दवा सूट करेगी उसके बारे में बेहतर तरीके से पता लग जाएगा, और बेहतर पॉलिसी जो है वो बनाई जा सकेंगी पॉलिसी मेकर्स के द्वारा। तो ये काफी शानदार प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट के बारे में जो चीज मैंने आपको बोली है पूरी लिखने की, वो प्लीज जो है वो लिखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। ये भी अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या आपको पता है कि इंडिया ने एक फ्यूचरिस्टिक वेपन का सक्सेसफुल टेस्ट किया है, जो गोली नहीं, लाइट से मारता है? समझ रहे हो? किसी को मारना है, गोली से नहीं मारना है, अब लाइट से मारा जाएगा। आपको लगा क्या बात कर रहे हो? हम बात कर रहे हैं लेजर डीईडब्ल्यू सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? लेजर डीईडब्ल्यू सिस्टम। किसी लेजर से किसी को मार दिया। ये एक ऐसी तकनीक जो इंडिया को बनाती है दुनिया की सबसे एडवांस देशों में से एक। लिख लेना, लेजर डीईडब्ल्यू सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में डेवलप की हुई है भैया लेजर डीईडब्ल्यू सिस्टम।
अप्रैल 2025 में इंडिया के कुर्नूल आंध्र प्रदेश, लिख लेना, इंडिया के कुर्नूल आंध्र प्रदेश, लिखो इंडिया का कुर्नूल आंध्र प्रदेश, इसमें टेस्ट किया हमने अपना खुद का देसी इंडिजीनियसली डेवलप्ड MK2A लेजर DEW यानी कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम। लिख लो, ये पूरी चीज लिखो, इंडिया ने सक्सेसफुली आंध्र प्रदेश के अंदर ये डेवलप कर लिया भैया लेजर। और इस कामयाबी के साथ इंडिया बन गया दुनिया का चौथी कंट्री जिसके पास लेजर वेपन है। लिख लो, USA, चाइना, रशिया के बाद हमारे पास अब लेजर सिस्टम भी है। मजा आया सुन के ये टॉपिक? लाइक का बटन चेक करो, हिट किया है कि नहीं, नहीं किया करो भाई। तो इस टेस्ट को लीड किया है DRDO के लैब चेस के द्वारा, यानी कि सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेज हैदराबाद। तो DRDO की जो हैदराबाद में लैब है, चेस लैब है, तो उसके द्वारा, और भी दूसरी DRDO की लैब, इंडस्ट्री, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ने कोलैबोरेट किया, उसके थ्रू ये टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ। बेहतरीन ना? सुन के मजा आ गया? बस इतनी चीज याद रखनी है, अब सिर्फ सुनो। अब देखो, ये एक बहुत ही हाई पावर्ड लेजर वेपन है जो एरियल थ्रेट्स जैसे ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर देगा। यानी कि ड्रोन उड़ता हुआ आ रहा है तो उसको अपन मिसाइल गोली से नहीं मारेंगे, डायरेक्ट अपन ने लेजर दवाई, लाइट पड़ी और खत्म, ब्लास्ट। तो लेजर बीम को फोकस करके टारगेट को मिलता है झटका, और टारगेट खत्म, ब्लास्ट। ये माउंटेड है एक व्हीकल पर, यानी कि आप किसी गाड़ी पर इसको जो है वो लगा सकते हो, मतलब टैक्टिकल जोन में आसानी से आप इसको ले जा सकते हो। तो गाइस ये सिस्टम काम करता है दो मेजर स्टेप्स में। एक है डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग, रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर टारगेट को लोकेट करता है, क्योंकि भाई टारगेट जो भी है एरियल टारगेट, उसको आपको लोकेट करना पड़ेगा ना। फिर एंगेजमेंट होता है, एक हाई इंटेंसिटी लेजर बीम फायर की जाती है जो सीधा टारगेट के ऊपर जाकर लगती है और उसको तोड़ देती है। बेहतरीन है यार। इसके अंदर 30 किलोवाट की लेजर पावर है, ये लिख लो। ये ड्रोन्स पर अटैक करने के लिए बेहतरीन है। सेकेंड्स में टारगेट न्यूट्रलाइज हो जाता है, ये भी लिख लो, रियल टाइम रिस्पॉन्स इसका देखने को मिल जाता है। हर शॉट की कॉस्ट कुछ लीटर फ्यूल जितनी है, बहुत ही सस्ता पड़ता है ये। कोई धमाका नहीं होता, अर्बन एरियाज में, सेंसिटिव जोन में बेस्ट तरीके से यूज किया जा सकता है, कोई मेस नहीं होता, कोई धमाका नहीं होता, बट वो टारगेट जो होता है वो तहस महस हो जाता है। तो ये सिर्फ एक डिफेंस वेपन नहीं है, ये इंडिया के लिए ग्लोबल माइलस्टोन है। हम आत्मनिर्भर बन गए इस टेक्नोलॉजी में, है ना बेहतरीन चीज गाइस? बस यही चीज है, बस ये चीज बस थोड़ी सी ध्यान में रखो, दैट्स इट, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट, आशियान इंडियन ट्रेड रिबूट, लिख लो। अरे यार, ये टॉपिक भी रिपीट हुआ है, याद करो, अभी कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था हमने, आशियन इंडियन ट्रेड रिबूट। अब आप जानते हो, एक तरफ चाइना की बढ़ती चालाकियां, दूसरी तरफ इंडिया का एक छुपा हुआ ट्रम्प कार्ड आशियान है। क्या आपको पता है कि इंडिया आशियान ट्रेड 120 बिलियन US डॉलर के पार चला गया, और अब 2024 में इस डील को रिबूट किया जा रहा है। तो आशियान के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं ही भाई, और अब हम उसको और बेहतर कर रहे हैं। आशियान इंडियन ट्रेड एंड गुड एग्रीमेंट के तहत AITIG है, कुछ दिनों पहले ही डिस्कस किया था जहां तक मुझे याद है इस टॉपिक को। लिख लो, आठवीं मीटिंग जो है वो इसकी न्यू दिल्ली के अंदर जो है वो हुई है। मैंने ये लिखवाया भी था ना आपको शायद, ठीक है। इंडिया और मलेशिया के ऑफिशियल्स ने इसको को चेयर किया, ये भी लिख लेना जिसने अभी तक लिखा नहीं, क्योंकि मुझे याद आ रहा है मैंने करवाया ये टॉपिक, बट थोड़ा सा वो हो रहा है मिस, बट ठीक है। 10 आशियन कंट्रीज इसके अंदर शामिल हुई, तो हुआ क्या भाई, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये लोग साइन करेंगे जिससे कि ट्रेड आपस में कंट्रीज के बीच में बढ़ जाए, और कुछ नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के टैरिफ्स को जो है वो रिड्यूस करेंगे, टैरिफ लिबरलाइजेशन, सस्ते करेंगे एक दूसरे के प्रोडक्ट्स को, जिससे कि ट्रेड जो है वो बढ़ सके, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर लिखने वाली चीज है। बस ये मीटिंग जो है वो कौन हुई, कौन को चेयर था, बस ये चीज जो है वो आप लिख लो। ये लिखो भाई, बैट एक्ोमॉन, बैट एक्ोमॉन। तो बैट एक्ोमॉन जो है वो डेवलप किया है IIHS, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स। CNN का इसमें उपयोग जो है वो किया जा रहा है, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, जिससे कि क्लासिफाई किया जा सके बैट कॉल्स को बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। अरे यार, ऐसे टॉपिक जो है वो डिटेल में क्यों नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। बैट एक्ोमॉन ऑफर करता है कॉस्ट इफेक्टिव मॉनिटरिंग सोल्यूशन। अभी रुक जाओ यार, ये टॉपिक मैं लिख लेता हूं अपने पास, इसका मैं दूंगा। ऐसे टॉपिक डिटेल में होना जरूरी है यार, रुको मैं अपने पास लिख लेता हूँ, कहाँ है मेरी डायरी। ये टॉपिक डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, अभी रहने दो।
देखिए डिटेल में एक्सप्लेनेशन वाला टॉपिक है यार, ये एमसी को तो थोड़ा समझ में आएगा। अरे भाई, और कौन से टॉपिक थे? बहुत सारी चीजें होती हैं भाई। और बताओ यार, जब तक कैसे हो आप लोग हैं? मजा तो आता है जब मैं पढ़ाता हूँ आप लोग को, है कि बोर तो नहीं होता कोई? बोर होता है तो कुछ नहीं कर सकता यार मैं। नाच तो सकता नहीं हूँ, बोलोगे तो नाच भी दूंगा किसी दिन, है। क्या टॉपिक है भाई ये? BAT बैट एकोमॉन। BAT बैट ECHO एको मॉन। मैं क्या करता हूँ ये, मुझे लगता है कि मैं MCQs वगैरह जो होते हैं ना PDFs में, जो है वो ज्यादा जो है वो देखते नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि MCQs जो होंगे वो स्पीसीज से रिलेटेड होने चाहिए। तो ये तो मेन टॉपिक था एक, अभी रहने दो, अभी इसको मत करो। ये लिख लो, यूनेस्को का बायोकॉम कॉम प्रोग्राम। सिर्फ इतना लिखना, बायोकॉम प्रोग्राम यूनेस्को का है, मडागास्कर में हुआ है। ये प्रोग्राम जो है वो युवाओं को ट्रेन कर रहा है वोकेशनल स्किल्स के लिए, लिख लो। जैसे कि इको टूरिज्म, कुकिंग, मेटल वर्क, ये पूरी चीज लिख लो स्टेटमेंट के अंदर। नेचर बेस्ड सोल्यूशंस लेकर आ रहा है, जंगल को कैसे दोबारा से ठीक करें, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट कैसे लड़ें, तो ये लिख लेना भाई। ये प्रोग्राम जो है वो उसको कोलैबोरेट हुआ है यूनेस्को और कोइका के बीच में। ठीक है। और ये वाला, ये बैट, ये मुझे पढ़ाना पड़ेगा आपको, बाद में पढ़ाऊंगा, है ना। अभी इसमें डिटेल में आया नहीं, शायद एक दो दिन में आ जाए तो अच्छी बात है। और ज्ञान सर है भाई ये, ज्ञान सर का पेड कोर्स जरूर ज्वाइन करो। चलो अब मैं साइन ऑफ करता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद और जय श्री महाकाल।